तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी। आई होप ऑल वेल। सो आज मैं आपका स्वागत करता हूं भाई हमारी करंट अफेयर की सीरीज में। आज है 24 मार्च 2026। तो 24 मार्च में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे ना यूपीएससी के लिए, उनको हम ना 10 मिनट में कवर कर देंगे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भैया हमारा यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैंने ना प्री सीरीज एज वेल एज करंट अफेयर की सीरीज की है, जिसमें मैं 10 मिनट में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ना उनको कवर करवा दूंगा भाई। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे है ना पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ हिंदू प्लस में जो मेरे क्लास नोट्स है ना इनकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ भाई। सोशल ये सबसे पहला टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन क्या है भाई, जीएस पेपर 2 इंपोर्टेंट है भाई। और इसके बाद आपका काम क्या होगा कि एक बार पॉलिटी में जाके लक्ष्मीकांत में हम डिलिमिटेशन कमीशन को देख लें। तो क्या है भाई, डिलिमिटेशन क्यों न्यूज में है, क्योंकि है ना जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है ना उसने इंडिकेट किया है कि डेट इट विल ब्रिंग एन अमेंडमेंट बिल। वो एक अमेंडमेंट बिल लाएंगे प्रपोजिंग डिलिमिटेशन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन 2011 सेंसिस टू एंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 एंड 2029 के इलेक्शन होंगे ना उनमें। क्या है इसमें क्या कहना है कि जो हमारा वुमेन का रिजर्वेशन बिल लाया गया था ना 2023 में, तो उसको अभी इम्प्लीमेंट कर दें। 2011 का जो सेंसस था ना उसके बेसिस पे, उसकी जिसके बजाय 2029 में जो होगा ना लोकसभा का इलेक्शन, उनकी बजाय उसको ना अभी इम्प्लीमेंट कर देना हो जो अब चल रहा है ना। और किस बेसिस पे, 2011 के सेंसस के बेसिस पे। सो इसीलिए ये न्यूज में था। इसमें क्या होगा भाई, अंडर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट जो लोकसभा की सीट है ना वो इंक्रीज हो गए 534 से 816 हो जाएंगी भाई। सो ये था भाई न्यूज में, ये आएगा जब आगे भी आएगा, इसको देखेंगे। सबसे पहले हमारा काम है डिलिमिटेशन क्या है। जो हमारी जैसे भाई हरियाणा की 10 सीट है भाई लोकसभा में, और दिल्ली की 7 सीट है भाई लोकसभा में। इनको कौन फिक्स करता है भाई, इनको फिक्स करता है भाई डिलिमिटेशन। इसी को बताता है कि हर सेंसस के बाद है ना जो डिलिमिटेशन एक्ट आता है, जो कि है ना पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट को डिवाइड करता है भाई। लोकसभा की जितनी सीट होंगी ना उनको डिवाइड करता है, तो वो होता है डिलिमिटेशन कमीशन। तो डिलिमिटेशन क्या है भाई, प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द नंबर ऑफ स्टेट सीट्स एंड बाउंड्रीज टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी। किसी भी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी में सीट को के नंबर को फिक्स करना। इट ऑल्सो डिटरमाइन द सीट टू बी रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, और अब वुमेन के लिए भी। इसीलिए वो अमेंडमेंट बिल लाने की बात कर रहे हैं 2011 के सेंसस पे। तो डिलिमिटेशन प्रोसेस क्या है भाई, इट इज परफॉर्म बाय डिलिमिटेशन कमीशन दैट इज सेट अप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये आ गया आपका कि जो हमारा ये डिलिमिटेशन है, जो हमारा ये डिलिमिटेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्योंकि ये है ना कि पार्लियामेंट के एक्ट से स्टैब्लिश हुई है। डायरेक्ट प्री का क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट प्री फैक्ट इंपोर्टेंट है भाई। डायरेक्ट प्री में फैक्ट आ सकता है भाई ये। सो क्या कहते, अब तक कितनी बार डिलिमिटेशन कमीशन आया है भाई, यूपीएससी का पीवाईक्यू है, 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन आया है। डिलिमिटेशन फॉर 4 टाइम्स, 1952, 1963, 1973 एंड 2002 अंडर द एक्ट ऑफ 1952, 1962। देखो 1961 में सेंसस हुई, फिर एक्ट बना और फिर डिलिमिटेशन कमीशन आया। तो हर सेंसस के बाद क्या आता है भाई, डिलिमिटेशन कमीशन आता है। आगे जाके एक फैक्ट है जिसका आपको ना आंसर कमेंट में देना है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो मैंडेट करता है अलोकेशन ऑफ सीट शुड बी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट, दैट so that the ratio of seats to the population are close as possible to being equal across all states। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है कि भाई जिसमें जितनी पॉपुलेशन उतनी वहाँ पे सीट। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंड इन 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 froze the allocation of seat of the Lok Sabha to the state and the division of each state into the territorial constituency till the year 2000 and 1971। तो मुझको कमेंट में ये बताना आपको जो हमारे 1976 के बेसिस पे जो हमारी सीट फ्रोज हुई है ना वे क्यों हुई है। इसका रीजन आपको कमेंट में बताना है कि जो हमारी 1976 का जो वो था ना उस पे हमारी ये जो सीट है ये फ्रोज क्यों हुई है, इसका रीजन आपको कमेंट में बताना है भाई। सो जो हमारा 84th अमेंडमेंट एक्ट था 2001 का, वो एम्पावर्ड करता था द गवर्नमेंट टू अंडरटेक द एडजस्टमेंट एंड रैशनलाइजेशन द टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन 1991 सेंसस। सो इसमें क्या बता रहा है ये आपको कि जो हमारा 2002 का
एक्ट आया था ना, जो डिलिमिटेशन एक्ट आया था, जैसे ये हमारे कोई भी कंस्टिट्यूएंसी हुई, इसमें ये 1 हो गया, इसमें ये 2 हो गया, सो उसमें है ना सीट का कोई भी रोल नहीं था। उसमें ना ही सीट को बढ़ाया गया था भाई, ना ही घटाया गया था। उसमें क्या था कि जो हमारी ये बाउंड्रीज है ना, इनको अल्टर किया गया था। जैसे 1 की बाउंड्री जब यहाँ तक आ गई और जैसे यहाँ पे 3 हो गया, तो 3 की बाउंड्री को बढ़ा के इतना कर दिया। तो सारा काम क्या था, जो हमारा ये था ना 84 अमेंडमेंट एक्ट 2001 का, जो हमारा 84 अमेंडमेंट एक्ट था 2001 का, एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू अंडरटेक रीएडजस्टमेंट एंड रैशनलाइज द टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो इनके ना जो सीट पे इसने कोई वर्क नहीं किया भाई, इसने वर्क किया था बस इनकी जो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी थी ना, इनकी जो लोकेशन थी, इनकी बाउंड्रीज को रीएडजस्टमेंट किया था भाई। तो जो कमीशन है वो अपॉइंट किसके साथ होता है भाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन है उसको अपॉइंट करते हैं भाई। सो इसकी कंपोजिशन देख लेना, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रीम फैक्ट आएगा भाई। जो हमारे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, और जिस स्टेट में भाई जैसे हरियाणा हो गया, तो हरियाणा के जो रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं वो इसके पार्ट होते हैं भाई। सेकेंड है भाई इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, जीएस पेपर 3, डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन आएगा भाई। दिस रिलीज, ये क्या है भाई, इसमें है ना डिक्रीज बताया, इसमें की जो ग्रोथ है ना, इसका मेन काम होता है, ये हमारी ग्रोथ को डिफाइन करता है भाई हमारे नेशन की। क्योंकि इसके अंदर है ना 40% जो हमारी ग्रोथ है ना, वो वे इंडस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। कि दिस रिलीज शो दैट ग्रोथ इन ओवरऑल इंडेक्स है ड्रॉप टू ए 3 मंथ। जो पिछले 3 मंथ है ना, उसमें हमारी जो ग्रोथ है ना वो डिक्रीज हुई है, ड्रॉप हुई है। तो सबसे पहले हमें कोर इंडस्ट्री का पता होना चाहिए। पहले हमारी कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, इनके ना आपको वेटेज पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्री के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भाई प्री में। सबसे ज़्यादा होती है भाई पेट्रोल की वेटेज, और सबसे कम होती है फर्टिलाइजर्स की। बस है ना, इसको थोड़ा इतना ध्यान रख लेना कि सबसे ज़्यादा किसकी होती है और सबसे लो किसकी होती है भाई। यूपीएससी में पहले भी इससे क्वेश्चन आए हैं, और नेक्स्ट ईयर में भी आने के चांस बहुत ज़्यादा है भाई। तो इसकी है ना हमें वेटेज पता होनी चाहिए। सो इट कवर 8 कोर इंडस्ट्री, वायर कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। इनको देखो है ना, तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है ये हमारी इकोनॉमी के लिए। यही जो इंडस्ट्री है ना, ये हमें ग्रोथ को बताती है कि अगर इनमें डेवलप हो रहा ना, तो मीन्स हमारे नेशन की ग्रोथ डेवलप हो रही है। अगर इनमें ड्रॉप आ रहा ना, तो हमारा नेशन की ग्रोथ नहीं हो रही भाई। तो ये है मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इनको ना याद कर लेना। क्योंकि ना ये कंप्रोमाइज अराउंड हमारी 40% है ना, जो वेट है, जो इंडेक्स IIP होता है, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो हमें बताता है कि कितना प्रोडक्शन हुआ, उसका जो और टोटल है ना, जो टोटल 40% ये इंडस्ट्री अपने आप पास रखती है भाई। सो इसीलिए अगर हमारी ग्रोथ होगी ना, तो हम इन इंडस्ट्री को देखेंगे। अगर इनकी ग्रोथ हो रही है ना, तो हमारे नेशन की भी ग्रोथ हो रही है। अगर इनकी ग्रोथ नहीं हो रही ना, तो हमारे नेशन की ग्रोथ भी नहीं हो रही। सो इसका बेस ईयर 2011-12 है। कौन इसको रिलीज करता है भाई, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो किसके अंदर आता है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। इंपोर्टेंट, सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई। अगला है ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। सबसे पहले तो ये पाइपलाइन का पता होना चाहिए, कहाँ से है भैया, ईरान और पाकिस्तान, यहाँ से। क्या ये पाइपलाइन वर्किंग में है, इसका मुझे कमेंट में बताइए भाई, क्या ये पाइपलाइन वर्किंग में है। इसको कब बनाया गया था भाई, ये है ना, इस पाइपलाइन को ना हमें 1990s में बनाया गया था। और इसको क्या कहते हैं, ये मूवमेंट एस्टेब्लिश इन 1990s गेन ए सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक मोमेंटम। पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे न होने की वजह से हमें इसको बंद करना पड़ गया भाई। इसका एम क्या था भाई, टू प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव एंड लैंड बेस्ड अल्टरनेटिव ऑफ एक्सपेंसिव LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान इंडस्ट्रियल पावर सेक्टर। इसका मेन काम क्या था भाई, जो हमारी ये जो अब क्या कहते हैं, हमारी ये जो LNG आती है ना, ये सिर्फ इनके ओशन के थ्रू आती है। इसको मेन काम यही था कि ये ना थ्रू लैंड आ जाए और बहुत इफेक्टिव हो जाए ये। और इसके अलग है ना, एक तापी न्यूज़ में है। तापी क्या है भाई, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये एक पाइपलाइन है जो हमारी तुर्कमेनिस्तान से स्टार्ट होती है। तो पहले तुर्कमेनिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान एंड फिर इंडिया। जहाँ पर भी पाकिस्तान है ना, वहाँ पे ये नहीं है भाई, कंटिन्यू नहीं है। सो ये क्या है भाई, एक ट्रांस रीजनल पाइपलाइन प्रोजेक्ट था, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका भी पता होना चाहिए भाई, किसने एस्टेब्लिश किया था, इसका मुझे कमेंट में बताइए। टू ब्रिंग गैस फ्रॉम सेंट्रल एशियन टू साउथ एशियन फॉलोइंग द स्टॉलिंग, इंडिया शिफ्टेड इट्स फोकस इन सेंट्रल एशिया अल्टरनेटिव विच enjoyed border international and institutional backing।
कुछ नहीं है भाई, जहाँ पे पाकिस्तान होगा ना वो वर्क में नहीं रहेगा, वर्किंग कंडीशन में नहीं है भाई। एस्टेब्लिश कब हुई थी भाई, ये 2010 में हुई थी। इसका एम क्या था, तो डाइवर्सिफाई इंडियन एनर्जी बास्केट, जो हमारे जो ये फ्यूल की डिपेंडेंसी है ना, इसको हमें डाइवर्सिफाई करना था, इसीलिए इसका मेन काम था भाई। फिर ट्यूबरक्लोसिस न्यूज़ में है भाई, जीएस पेपर 2 हेल्थ। सो हमारे जो 24 मई है ना, 24 मार्च है, उसको हम वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाते हैं। इसका न्यूज़ में रहने का मतलब, एक ये हमारा जो प्रोग्राम ना, ये न्यूज़ में है नेशनल NTEP NTEP नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। क्या था भाई ये, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, उसने 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करने का वो लिया था भाई। पर 2025 तक है ना, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेल हो गई कि वो प्रॉपरली और कम्प्लीटली इंडिया से जो हमारी ट्यूबरक्लोसिस है ना, उसको इरोड नहीं कर पाई। सो जो हमारे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, इन्होंने 2030 तक का वो लिया था कि हम टीबी को एलिमिनेट कर देंगे 2030 तक, और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था 2025 तक। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे फेल हो गई इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो सबसे पहले देखते हैं हमारा ट्यूबरक्लोसिस क्यों फैलता है। ट्यूबरक्लोसिस एक है ना इन्फेक्शियस डिजीज है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से फैलती है भाई। इट इज़ कॉमनली अफेक्ट लंग्स, अगर लंग्स को इफेक्ट करती है तो इसको पल्मोनरी टीबी कहते हैं भाई, और किसी अदर पार्ट को इफेक्ट करती है तो इसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है भाई, इट्स स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू एयर। ये स्प्रेड करती है भाई पर्सन से पर्सन, एयर के थ्रू स्प्रेड करती है। तो इसका मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है भाई, HIV। मतलब जिस पेशेंट को है ना टीबी होगी ना, उसको और इन्फेक्शियस डिजीज होने के बहुत चांस रहते हैं, जैसे HIV हो गया और अदर जो भी डिजीज होगी ना वो उसको होती हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। सो ये 2020 में लॉन्च हुआ था। ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम वॉज रीनेम्ड एट द, पहले क्या चलता था भाई, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, उसका नेम करके 2020 में हमने क्या रख दिया, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टारगेट 40B इंक्लूड 80% ऑफ रिडक्शन इंसिडेंस एंड 90% रिडक्शन इन मोर्टेलिटी। क्या अभी अब है ना, हमें अचीव तो ये कर लिया कि 90% जो हमारे जो टीबी से लोग मरते थे ना, उनको हमने अचीव कर लिया कि वो नहीं मर रहे। तो टीबी पेशेंट फेसिंग कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट, क्योंकि भाई टीबी का इलाज इतना महंगा होता है, तो उसको अचीव करने के लिए ना हमने NTEP स्टार्ट किया था। सो जो ये प्रोग्राम है किसके द्वारा गाइड किया जाता है, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान इसको गाइड करता है भाई। और प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ये 2022 में लॉन्च हुआ था एज ए पार्ट ऑफ NTEP। जो हमारा प्रधानमंत्री टीबी युक्त भारत अभियान है ना, ये किसके द्वारा लॉन्च, इसके द्वारा लॉन्च किया था, ये इसी का पार्ट था, NTEP का पार्ट है भाई ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। सो ये था भाई हमारा टॉपिक। आई हो भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताइए। जो निक्सा पोर्टल है ना, निक्सा पोर्टल वो किसके काम आता है भाई, क्या है निक्सा पोर्टल, निक्सा पोर्टल। सो थैंक यू एवरीवन।